Hello, everybody. Very good afternoon. Am I audible to all of you? Is my screen visible to all of you? अच्छा, कुछ बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं और आज सेशन देख रहे हैं बैठ के। गजब। बहुत ही बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक भाई ऐसे बच्चों को। ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। नहीं नहीं, गुड गुड गुड। बहुत ही बढ़िया। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इज माई एवी क्लियर? थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। So, ladies and gentlemen, today we're going to discuss the PYQs of the history section of GS1. Okay? Sir, should one give prelims tomorrow if there is अभी अगर आपको पूछना पड़ रहा है तो नहीं देना चाहिए। If there is less pre-revisions and no main GS preparation, नहीं रहने दो मंजू। All right, I'll come to the session now. So as we're going to start with history in the upcoming week, कल आपकी छुट्टी होगी, संडे है, हर संडे लगभग छुट्टी रहेगी जब तक हम आपको बताते नहीं है। So as we're going to start with history in the upcoming week, we have to discuss its PYQs first. Discuss as in will not be discussing the answer to every PYQ, वो हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के टाइम पे जब उसकी क्लास होगी पर्टिकुलरली। बट PYQs एक बार पहले देखने क्यों जरूरी है? why is it important? Why is it important to look at PYQs before beginning a particular subject? The reason is that the PYQs define the scope of a particular subject. अगर आप किसी चीज में PYQs देख लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपको जब भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से एरियाज पढ़ने हैं, what particular areas you have to study from a particular subject, from a particular topic, from a particular subtopic. That is what PYQ teaches. All right, great. So we will begin the session. This is Concamine CPC 2026, and this is the GS1 PYQ and trend analysis of the past 10 years. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास होनी चाहिए हमेशा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल बिगिन. दिस इज द सिलेबस. ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था. इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. ये ऊपर एक इंडिकेशन लिखा हुआ है सिलेबस का. एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. So सबसे पहले जो हम देखेंगे PYQs वो किसके देखेंगे? कल्चर वाले सेक्शन के देखेंगे. ऑलराइट, लेट अस बिगिन. प्लीज मेक एज मेनी नोट्स एज पॉसिबल. जब भी आपको कोई बात मेरी बताई हुई समझ में आ जाए उसके नोट्स बनाएगा. कॉनकर मेंस इज लाइक नोट्स हैवी प्रोग्राम. जब भी आपको लेक्चर ले रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, एल्स नहीं मजा आएगा. क्लियर है? चलिए. सो सबसे पहले let us just look at what the previous 10 years trend have been or has been. What has been the trend? 2024 saw 3 questions from culture. 2023 also 3 questions. 2022 also 3 questions. 2021 में सिर्फ एक ही आया था, ये देखो, है ना. उससे पहले 4 क्वेश्चन आए 2020 में. उससे पहले एक आया था, फिर 3, फिर एक, फिर 2, फिर 2. तो पिछले 3 सालों का आप ट्रेंड देखोगे तो देयर हैव बीन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर एंड जनरली दिस इज द ट्रेंड दैट विल बी फॉलोड. ओके, जनरली दिस इज द ट्रेंड दैट विल बी फॉलोड. तो क्या क्या रहेगा भाई? व्हाट विल बी द ट्रेंड? व्हाट विल बी द ट्रेंड इन 2025? देयर विल अप्रोक्सीमेटली बी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, फ्रॉम द कल्चर सेक्शन. ओके, शुरू करते हैं. लेट अस सबसे पहले लुक एट व्हाट वर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2024 इटसेल्फ. 2024 के क्वेश्चन देखते हैं. सबको पता है, एक बेसिक चीज बता देता हूं आज, इनको नहीं पता है. 250 वर्ड्स में जब होता है तो इट्स अ 15 मार्कर, एंड 150 वर्ड्स में जब लिखना होता है तो इट्स अ 10 मार्कर. सो देयर आर 10 मार्कर्स एंड देयर आर 15 मार्कर्स. तो टोटल मेक्स इट 250. Okay, so there were 10 markers from culture and 15 marker from culture in 2024. Let us have a look. So let us have a look at the क्वेश्चन नंबर 11 रहा होगा ये मोस्ट प्रोबेबली पेपर का, क्योंकि 15 मार्कर है और सबसे पहले क्वेश्चन कल्चर का होता है. दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स, हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कमेंट. मैंने उस दिन समझाते हुए आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में आप देखोगे तो ये आर्किटेक्चर और जो आर्ट और जो लिटरेचर, इन कीवर्ड से बहुत ज्यादा जोड़ेगा, लेकिन इनके बियॉन्ड भी जाने लगा है. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल, वेरी 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 डायरेक्ट. ये बोल रहा है, व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट द ग्रेट चोलास आर नो मोर, है ना, वो अभी तो नहीं रहे हैं. तुम्हारे इंट्रो में ऐसी पर्टिकुलर चीज में क्या आ जाएगा कि भाई चोलास के बारे में, चोलास का पीरियड क्या था, राइट? क्योंकि अब वो नहीं रहे हैं. येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड, तो कुछ ना कुछ इसका एग्जांपल आएगा. हम बताएंगे कि किस तरीके से जो अभी इंडियन पार्लियामेंट में क्या इंस्पिरेशन मिली है चोला एम्पायर से हमें, आज के कौन कौन से बड़े मंदिर हैं जो चोला एम्पायर से इंस्पायर्ड है, तो वो बताएंगे हम. बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. देन दिस इज द मेन क्वेश्चन, है ना. दिस इज द मेन क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस. अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, और सिंपल कर दूं इस क्वेश्चन को, इफ वी हैव टू डिस्कस
what we have to discuss here? We have to discuss the highest achievements in the domain of art and architecture. Okay, we have to discuss the highest achievements of the Chola, of the great Cholas in the domain of art and architecture. जितने भी चोला एम्पायर के हाईएस्ट अचीवमेंट्स रहे होंगे, उन्होंने आर्ट में सबसे अच्छा क्या किया, उन्होंने आर्किटेक्चर में सबसे अच्छा क्या किया, वो आपको इसमें पूरे में डिस्कस करना है. सो व्हेनेवर यू रीड एन एम्पायर, whenever you read an empire, you have to make sure that you have very small short notes of this particular thing, which is उनका आर्ट क्या था, उनका आर्किटेक्चर क्या था, उनका लिटरेचर क्या था, ये आपको पता हो. अगर आपको इतना पता होता तो आप यहाँ पे 15 मार्क्स खींच जाते. बाकी इसके आंसर राइटिंग में क्या करना मैं आपको समझाऊंगा. बात समझ में आई आपको जो मैंने समझाई? आर्ट आर्किटेक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड. क्लियर? Let us look at the second question. Estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले? कभी कीवर्ड उठेगा आर्ट से, कभी कीवर्ड उठेगा आर्किटेक्चर से, कभी कीवर्ड उठेगा लिटरेचर से, क्योंकि यही तीन कीवर्ड दिए हुए हैं, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, है ना. और एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स भी दिया हुआ है. तो हमने देख लिया कि भाई एंशिएंट से बैक टू बैक क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग. पल्लवास ऑफ कांची पे क्वेश्चन आ गया. पूरे साउथ इंडिया की बात हो रही है, लिटरेचर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया. पूरे साउथ इंडिया के आर्ट और लिटरेचर के डेवलपमेंट में पल्लवास ऑफ कांची का कंट्रीब्यूशन क्या था. एंड नॉट जस्ट क्या था, दे आर आस्किंग यू टू एस्टिमेट इट. सो यू हैव टू टेल व्हाट इट वाज एंड देन गिव एन एस्टिमेशन आल्सो, कि भाई ये था और ये इतना मैं एस्टिमेट बता सकता हूँ. ये मैं सिखाऊंगा, कीवर्ड्स को समझना सिखाऊंगा मैं जब आंसर राइटिंग के लेक्चर लूंगा. बट आपको क्या समझना है कि देखो, है ना, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न, कि किसी पर्टिकुलर किंगडम को उठाया, चोलास को उठाया, पल्लवास को उठाया, उनका आर्ट पूछ लिया, आर्किटेक्चर पूछ लिया, लिटरेचर पूछ लिया. सॉरी. क्लियर है? लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, यू हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली. क्या बोल रहा है कि, एक मिनट को रेज कर देता है, बहुत ज्यादा रंगीन हो गया है. ठीक है. अंडरलाइन द चेंजेस बताने हैं आपको इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, सोसाइटी के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड, है ना, ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. जब सबने अगर बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो सबको पता होगा ये चीज कि हम एक ऋग्वैदिक पीरियड मानते हैं, फिर ऋग्वैदिक पीरियड का थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ तो हम क्या मानते हैं, फिर लेटर वैदिक पीरियड मानते हैं. द अर्ली वैदिक पीरियड, द ऋग्वैदिक पीरियड, द लेटर वैदिक पीरियड. सबको पता है ये चीज, राइट? सो जब ये हुआ तो सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंजेस देखने को मिले, ये आपको बता देने हैं. बस सिंपल 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से बता दिए इसके चेंजेस. अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सिलेबस में एक्चुअली नहीं पूछा जाना चाहिए था. दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि दिस पेपर इज नॉट अबाउट एंशिएंट इंडिया सोसाइटी एंड इकोनॉमी. दिस particular paper is about, this particular section is about the culture aspect of it, right? लेकिन यहां से यूपीएससी ने एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं ये चीज करूंगा, कर सकता हूं, कर सकती हूं. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एक पर्टिकुलर, जब भी हम एरा पढ़ेंगे, जब भी हम कोई पर्टिकुलर किंगडम पढ़ेंगे, एरा पढ़ेंगे, मौर्यन एरा पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसका आर्ट, उसका आर्किटेक्चर, उसका लिटरेचर और उसकी सोसाइटी और उसका इकोनॉमी, ये हम पढ़ के अगर चलेंगे तो we will be able to score better than others in these particular sections. क्लियर है सबको? बात समझ में आई? ठीक है. What is the fourth question that we can look at that came in 2023? What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence Indian society? अब मैं आपको मैड फॉर मेंस में सिखाऊंगा कि कैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है. टेक्नोलॉजी को सोसाइटी से लिंक कर दिया. Sultanate period में there would have been some technological changes and they are being linked to the society of that particular time. Actually, you will not find a very broad answer to this particular question anywhere in your books. So what do you have to do? You have to do MAD for mains. MAD for mains will help you generate pointers to answer such questions, and content will help you generate examples to such particular questions, and I will help you integrate both of them into a beautiful answer. बात समझ में आई? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पूछ रहा है. जैसे सोसाइटी के चेंजेस, इकोनॉमी के चेंजेस पूछ रहा था, इसने टेक्नोलॉजी के चेंजेस पूछे, है ना. तो सल्तनत पीरियड से पहले की जब हम बात करते हैं और सल्तनत पीरियड के की जब बात करते हैं, है ना, मुगल से पहले, तो इस पीरियड में बाहर से जब लोग आए तो यहाँ पे सेटल हुए तो कुछ नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो लेके आए होंगे ना. हमेशा याद रखिएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर्ड आते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए.
कि टेक्नोलॉजी तो भैया कोई भी हो सकती है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दिस टेक्नोलॉजी कैन इवन बी इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, बॉम्ब बॉम्ब आ गए होंगे मान लो, दिस कैनन्स आ गई होंगी, इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, it can be in the field of art, it can be in the field of painting, it can be in the field of construction, it can be in the field of metallurgy, it can be in the field of coin making, it can be in the field of communication, it can be in the field of transport, coinage, कुछ भी तो हो सकता है. So how to generate these dimensions as we teaching you in MAD for means. Similarly, influence क्या होगा इंडियन सोसाइटी पे टेक्नोलॉजी का, वो भी ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे. बट आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर. ठीक है कि भाई क्या आपको पढ़ना है. व्हाट इज द दिस सेशन इज टू डिफाइन फॉर यू द स्कोप ऑफ व्हाट यू हैव टू रीड. ठीक है सर. ओके फिफ्थ देखते हैं भाई. फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं. 2023 में ही आया था, 15 मार्क का है. What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? 23 में भी वैदिक से, 24 में भी वैदिक से. And then people come and say, sir, PYQ से क्या होगा? What are the main features of Vedic society? ऑलरेडी पूछ लिया इसने वैदिक सोसाइटी का मेन फीचर. तो आपके पास एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ गया एक, कि आप जब अगली बार पढ़ो तो वैदिक सोसाइटी को डिवाइड करके, कि अगर लिखने को भी आ जाता है तो मेरे पास अर्ली वैदिक, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक सबके लिखने के मेरे पास क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो. सर इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी तो कल्चर का पार्ट है. ऐसे तो दुनिया की हर चीज कल्चर का पार्ट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कोर कल्चर नहीं है ये, है ना. क्योंकि कोर कल्चर अगर होता तो इन तीन कीवर्ड्स के राउंड होता. देखो, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, तो उसने बोला था कि ऑफ इन तीनों का ही कवर करना है. वो पूछ कुछ भी ले और जस्टिफाई तो हम यूपीएससी और कुछ भी कर देते हैं. बट खैर दैट्स नॉट द पॉइंट हियर इज. ठीक है. सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन. तो इसमें आपको हम वैदिक सोसाइटी का पहले फीचर्स लिखेंगे, रिलीजन के लिखेंगे, और फिर ये क्या पूछा है, डू यू थिंक सम ऑफ दीज फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी, अभी भी हैं क्या. सो यू विल मेक अ डिफरेंट पॉइंट टेलिंग कौन कौन से फीचर्स आज के टाइम पे हैं, कौन कौन से फीचर्स आज के टाइम पे नहीं है, जो है वो कहाँ डिस्प्ले होते हैं, और जो नहीं है वो कहाँ लुप्त हो गए हैं. The features that still exist today, still prevalent today, you'll be pointing out that where do you find them, and the ones who have been vanished, you will be explaining the reasons behind their disappearance. Clear हुई बात. Only then you will be addressing a 15 marker question. तभी जाके समझ में आएगा वो. तो समझ में आया सर. इसने पहले बोल दिया था कि सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सब मैं पूछूंगा. Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. Now look at this particular question. This is also again a core ancient का question, है ना. कोर एंशिएंट का क्वेश्चन, कोई लेना देना नहीं है कल्चर से, कोई लेना देना नहीं है कल्चर से इसका. दिस इज अ कोर एंशिएंट का क्वेश्चन. क्या बोल रहा है ये, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया डेवलप हुआ, इंडिया में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई एंशिएंट टाइम्स पे, राइट. तो उसमें कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का रोल रहा होगा ना, कुछ माउंटेन्स का रोल रहा होगा, कुछ रिवर्स का रोल रहा होगा, कुछ ट्रीज का, फॉरेस्ट का रोल रहा होगा, कुछ पोर्ट्स का रोल रहा होगा, नेचुरल पोर्ट्स का, कुछ माउंटेन पासेस का रोल रहा होगा. दे वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. और बियॉन्ड जाओ, और बियॉन्ड जाओ, कुछ विंड्स का रोल रहा होगा, कुछ ओशियन करंट्स का रोल रहा होगा, कुछ अरेबियन सी का रोल रहा होगा, कुछ इंडियन ओशियन का रोल रहा होगा, कुछ हिमालयन ग्लेशियर्स का रोल रहा होगा. So what have been the role of geographical factors towards the development of ancient India? बात समझ में आई. So this is how you have to broadly think and answer your questions. Discuss the significance of lion and bull figures in ancient mythology, art and architecture. देखो अब ये क्वेश्चन है ना. भले क्वेश्चन बहुत ही रैंडम पूछा, रैंडम भी नहीं है क्योंकि उस साल लायन एंड बुल दोनों बहुत ही न्यूज में थे बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग. ये मेरा सेकंड मीन्स की बात है. बट द पॉइंट हियर इज दैट कि इसने क्या पूछा, इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है. तो इंडियन माइथोलॉजी में क्या रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या रहा है, मैं उसको आपको सिखाऊंगा कैसे आपको बाइफरकेट करके उसको आंसर करना है. और लायन एंड बुल का सिग्निफिकेंस. अब ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आप या तो करंट में प्रिपेयर करते हो या फिर आप ऑन द स्पॉट इनको मैड के थ्रू आंसर करते हो. गॉट इट. ये पर्टिकुलर तो खैर मैंने लिखा था, एंड दिस आई गॉट अ वेरी गुड स्कोर इन जीएस 1 आल्सो. तो आई विल एड्रेस दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो कि कैसे इन चीजों को आपको डील करना है. ओके. डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो. व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन. इफ यू हैव आइडिया एंड अवेयरनेस, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे.
Discuss the main contributions of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. गुप्ता पीरियड में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या क्या हुआ, चोला पीरियड में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में क्या क्या हुआ. नाउ लुक एट द पॉइंट हियर दैट इट इज सेइंग डिस्कस, इट इज नॉट सेइंग कंपेयर. तो ये आपको टेबल पे बना के कंपेयर करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस, यू कैन जस्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस, यू कैन ऐड डायग्राम्स, यू कैन ऐड फ्लो चार्ट्स, विल टीच यू दैट. बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, हेरिटेज एंड कल्चर पूछ रखा है. अब हेरिटेज एंड कल्चर तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा. तो वो सब कुछ कैसे आएगा, वो मैड में सीख लेंगे. बात समझ में आई? How will you explain the medieval Indian temples sculptures represent the social life of those days? Very tough question. This was one of the toughest history questions during my time. क्या है ये? How will you explain the medieval Indian temple sculptures? Medieval India में ये जो टेम्पल बने, उनमें जो स्कल्पचर्स बने, वो उन दिनों की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, वेरी स्पेसिफिक. क्योंकि आपको मिडाइवल इंडिया के टेम्पल्स के स्कल्पचर्स पता होने चाहिए इसके लिए, विच हार्डली एनीबॉडी नोस. तो ऐसे टाइम पे मैड बहुत ज्यादा हेल्प करता है. मैड हेल्प्स अ लॉट इन दिस टाइम, सो यू डोंट हैव एडुकेटेड इंफॉर्मेशन ऑन सच क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस के टाइम पे भी आएंगे, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आने हैं. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10. इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये. जो बच्चा ये नहीं देखेगा, जो बच्चा मेरे मेरे आंसर के सेशन नहीं देखेगा, ये कीवर्ड्स नहीं समझेगा, if you will not understand the difference between when it is given discuss or explain versus when it is given evaluate and critically evaluate, you will not be able to understand what particular part of question is they are they asking. सर मैड कॉन्कर से इंटीग्रेटेड है ना? हाँ जी सर, है सर. इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. तो भक्ति लिटरेचर के नेचर को भी इवैल्यूएट करना है, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन कल्चर में, उसको भी इवैल्यूएट करना है. बात समझ? Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate है ना, नंबर वाइज पॉइंट बताते जाओ, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं कुछ और चाहिए. कि पाला पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इंडिया में बुद्धिज्म के इतिहास में. So what you have to do here, you have to mention the important contributions of this particular phase towards Buddhism, right? दिख रहा है ना? जीएस में एक बात दिख रही है कि थोड़ा सा कंटेंट होना आपके पास बहुत जरूरी है. कंटेंट अगर नहीं है तो इशू होगा. कंटेंट प्लस अ लॉट ऑफ places mad will also help, है ना? Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. Comment, ये देखो, ये बहुत ज्यादा पूछने वाली थी. ऊपर क्या पूछा इसने कि भक्ति लिटरेचर इंडियन कल्चर पे क्या कंट्रीब्यूशन था, मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर सोसाइटी को कैसे दर्शाते थे. यहाँ पे वही पूछा है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज स्पिरिट ऑफ द एज को कैसे रिफ्लेक्ट करते थे. देखिए थीम है जो आपको हमेशा याद रखनी है, that whenever you are reading something, reading about some sculpture, some architecture, some art, some cultural aspect, just make sure that you are also simultaneously addressing the fact that how does it reflect the society of those particular times, or how is it reflected on the society of those particular times. बात समझ में आई सबको? सॉरी, क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, सिग्निफिकेंट फीचर्स तो सबके आपको पढ़ने ही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू are reading the significant features of each and every period in each and every kingdom, then it will be very easy for you, because I will teach you how to relate them to society, how to relate them to economy, how to relate them to religion, how to relate them to contributions of a particular sector. Clear है sir? Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. हाँ, लिटरेचर भी, आर्ट, आर्किटेक्चर भी सब डिटेल में पढ़ना है. दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इंडियन फिलोसफी और इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडिया में मॉन्यूमेंट्स और मॉन्यूमेंट्स पे बनी हुई आर्ट, मॉन्यूमेंट्स को कंसीव करना, उनको शेप करना, और मॉन्यूमेंट्स पे जो आर्ट हुई है, इसको बहुत बच्चे गलत तरीके से ले लेते हैं. आर्ट को बिल्कुल अलग मान लेते हैं. नो, दिस इज द आर्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट इटसेल्फ.
तो जब आप फिलोसफी का चैप्टर भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसी चीज पे दिमाग लगाना है, एंड आपको इंटर रिलेट करना सीखना है, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं दुनिया में कंटेंट में नहीं मिलेगा। राइट, और सब अगर देंगे भी, जैसे हम भी अगर आपको देंगे तो इन पर्टिकुलर पीवाईक्यूज का दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन दैट इज एंटायरली न्यू इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट डू यू डू then your practice will only help you. Okay, the rock cut architecture represents one of the most important sources for knowledge of early Indian history. राइट, इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गंधारा आर्ट में सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स कौन से हैं वो पता होने चाहिए आपको। चाइनीज और अरब ट्रैवलर जो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट अकाउंट्स दिए, उनके बारे में बात करो। राइट, चाइनीज ट्रैवलर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखो, अरब ट्रैवलर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखो, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया उसके बारे में लिखो। उससे कैसे आप हिस्ट्री को पूरा एसेस कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिखो। सो whenever such a thing comes, it becomes very easier for you to put up your brains. हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, सोशल हिस्ट्री को, इकोनॉमिक हिस्ट्री को, आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर की हिस्ट्री को, रिलीजन की हिस्ट्री को, सोसाइटी में पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलिमेंट्स की हिस्ट्री को। सो यू गेट अ लॉट ऑफ डायमेंशंस टू आंसर, एंड देन यू डिवाइडेड इनटू कि भाई चाइनीज ट्रैवलर्स का क्या बोल के गए थे, अरब ट्रैवलर्स का क्या बोल के गए थे, और कौन कौन से ट्रैवलर के कुछ एग्जांपल दे तो बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? Am I clear to everybody? ये देखो, द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर भक्ति मूवमेंट के सेट पे क्वेश्चन पूछ लिया। वेरी टफ, इससे पहले ना कभी हुआ था ना इसके बाद कभी हुआ। वेरी टफ क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। कमेंट वेरी सिंपल, है ना। जो इंडियन आर्ट हमारे पास आज हेरिटेज के रूप में रखी हुई है, हमारी धरोहर के रूप में रखी हुई है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट इट, हाउ डू यू सेफगार्ड इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द नीड ऑफ द मोमेंट, and you have to comment on that whenever it says comment, then you can go wide and answer things कि अच्छा इसकी नीड क्यों है, इसको कैसे कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। गॉट इट? क्लियर हुआ सबको? देखो, रॉक कट आर्किटेक्चर पे वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट आ गया, इंडियन इंडियन फिलोसफी एंड मॉन्यूमेंट्स हमने क्वेश्चन देखा ही था अभी। कृष्णदेव राय और किंग ऑफ विजयनगर पे भी, मतलब कृष्णदेव राय किंग ऑफ विजयनगर पे भी एक क्वेश्चन आ चुका था। सो एक क्वेश्चन आपने देखा है कि पर्सनैलिटी वाले दो ही क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में। In the past 10 years, you just have two questions which are personality based in the culture section. One is on KDR and the other is on SCM, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Got it? Clear to everybody? क्या समझ में आया? Let's summarize. Let's summarize what we have understood after reading culture. एक तो सबसे पहला लेसन क्या है? That whenever you are reading a particular kingdom, है ना, or a particular era, read about some of the dimensions. Which are the dimensions? It's art, it's architecture, it's literature, it's a society, its economy, its religion, and its overall contributions and features. यहां से आपका मेजॉरिटी पोर्शन एड्रेस हो जाएगा, मेजॉरिटी पोर्शन एड्रेस हो जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 तो डेफिनेटली यहां से एड्रेस हो जाएंगे, डेफिनेटली। राइट, सेकेंड थिंग इज, नहीं, इवन अपार्ट फ्रॉम सिलेबस वाले क्वेश्चंस भी ये सब में एड्रेस हो जाएंगे ना, समझो बात को। जो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस है दे विल आल्सो बी एड्रेस्ड हियर। ये ओरिएंटेशन का गेम है यार सारा, कि आप ओरिएंटेशन आप अपने दिमाग में बनाओ कि अब आपको पढ़ना कैसे है। द ओरिएंटेशन, द राइट ओरिएंटेशन टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कम्स फ्रॉम इट्स पीवाईक्यूज। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस जो भी है वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ किंगडम और एन एरा। क्लियर? द सेकंड पर्टिकुलर थिंग इज कि स्टिल देयर विल बी सम क्वेश्चंस लाइक सम पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया,
है ना, कोई बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसके पास हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो इन सब चीजों में लैक ऑफ कंटेंट है, मान लो इन सब चीजों में व्हाट विल वी डू, वी विल अप्लाई मैट, है ना। थर्ड चीज हमने क्या सीखी, दैट इट इज अ बिट कंटेंट हैवी पेपर, है ना, कंटेंट हैवी सेक्शन. You have to have a lot of dates that you need to remember. You need to remember a lot of examples for your answers, है ना. You can also remember some of the diagrams. These things will help you in writing these answers and securing and fetching a very good score. Okay. 35 से 40 मार्क्स के आसपास का कल्चर आएगा. You should be able to score 40 में से nearly 25 to 30 मार्क्स, 25 के आसपास तो स्कोर करने आने चाहिए. Got it? Understood? Clear है? Okay, everybody, before I move ahead, please tell me that has it been clear till now, whatever I have taught? Some of the students were saying that go a bit slow, read a bit slow. Do you like are you actually facing problem? Please सब mention करके बताओ एक बार. हाँ, हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे. अभी यही वाले नोट्स मेरे से डिले, क्योंकि जो टीम लीड करते हैं हिंदी की, they are working like for very long, so they are on a very small break, and within the next 2 days they will start their work again. So then you will get all the Hindi notes. So don't worry about that. Perfect चल रहा है? ठीक है. अरे आगे से आगे मत भागो, मॉडल आंसर दे दो, मॉडल आंसर दे दूं हो जाएगा सब कुछ. मॉडल आंसर बोर्ड से मैंने बोला है, जितने पढ़ाते हैं उतने पढ़ते जाओ. ठीक है. ओके, चलिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री के दो टॉपिक्स आपको पता होगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना. सो both those things have been covered by us in one particular section only. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने अलग से किया है. ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं? नियरली 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर, है ना. कभी कभी ऐसा होगा कि 3 आए, बट मैक्सिमम केस में आप देखोगे तो 2 ही आते हैं. So nearly 2 questions, so exactly 2 questions from modern history will appear in this particular area as well, in your paper as well. Clear है? So 3 questions from culture, 2 questions from modern India. पता आपको 5 हो गए, 1/4 of the paper is done. अगर इसके आगे देखोगे तो और क्या है, देखो. पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो रेयरली कोई क्वेश्चन आता है. 22 के बाद आया ही नहीं है, 22 में भी एक ही आया था, 21 में एक आया था, 18 के बाद 2 ही बार आया. सो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नहीं आएगा. और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, राइट. सो नियरली 6 questions in a particular year from the section of history, from such a huge or such a big section. Clear? चलिए, let us have a look at modern Indian history. Okay, very simple, very direct question. सबसे बढ़िया स्कोर आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, मच 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 बेटर देन कल्चर. इसलिए यूपीएससी टाइम पे मॉडर्न से ज्यादा पूछता था, एंशिएंट कम पूछता था. फिर टफ करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस कम कर दिए, एंशिएंट के बढ़ा दिए. ओके, सो तब से जीएस वन में आपने देखा होगा कि बहुत ही रेयरली बच्चों का 100+ स्कोर आता है. चलो फिर करें. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. What were the events that led to the Quit India movement? Point out its results. है क्या सिंपल. देखो, 24 में 2 क्वेश्चन आए, एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर. 23 में 2 क्वेश्चन आए, एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर. 22 में 2 क्वेश्चन आए, दोनों 10 मार्कर. वैसे 15 मार्कर आए नहीं. अच्छा जी, नाइस. ठीक है सर. तो 25 नंबर के आसपास का पेपर, नियरली 25 मार्क्स आर फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 35 वर फ्रॉम कल्चर. चलिए, लेट अस हैव अ लुक.
What were the events that led to Quit India movement? सबको पता है Quit India movement क्या है? Is there any student here who has no idea what Quit India movement is? Please, it's my humble request to raise your voice and tell me in the comment section that sir, yes, I am such person who has no idea what Quit India movement is. और कोई बच्चा ऐसे तो बताओ मुझे फटाफट, देखेंगे फिर क्या करना है. Nobody? Okay, ठीक है, गुड, ग्रेट देन. बता दो फिर मुझे क्विट इंडिया डेट की स्टार्टिंग डेट क्या थी? व्हाट वाज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? हाँ जी हाँ जी, हिंदी में बोलो तो भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल. गुड 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 गुड. व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट? वो कौन से इवेंट थे जिनकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, है ना? तो एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, and even in the form of a flow chart you can make, you can also dissect it into what kind of events are we talking about. Are we talking about political events or economic events or social events or cultural events, or are we talking about international events? Because Quit India movement was near to the world war, so international factors and international events are also very important particular point of this particular section. So in this particular case you can divide it into so many things and write out your answer. And the second part of the question is also they point out its result. क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई तो रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट को भी कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे? when we'll be talking about results, we'll be talking about immediate results, medium term results, long term results, and permanent changes. ठीक है? So we'll be talking about a lot of things. Then next question. ये क्वेश्चन तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हो, मॉडर्न में भी काउंट कर सकते हो, कहीं भी काउंट कर सकते हो. ये दोनों का लिंकेज है. हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया? हाउ फार, कितना, कितने हद तक. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, कितने हद तक. हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया? भारत में हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो पतन हुआ, जो डिक्लाइन हुआ, उसमें किस हद तक इंग्लैंड में आने वाला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, शायद प्रौद्योगिक क्रांति बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल, किस हद तक रिस्पॉन्सिबल था? इसका मतलब कुछ और फैक्टर्स भी रहे होंगे जिसने इंडियन कॉटेज और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिक्लाइन किया होगा, तो आपको उसका जिक्र भी करना है. ऐसे बोलते हैं ना, अगर इफ आई से हाउ फार हैव यू प्रिपेयर्ड मॉडर्न इंडिया, तो यू टेल मी सर आई हैव रेड दिस इन मॉडर्न इंडिया बट ये मेरा बचा है. तो सेम इज द केस हियर. हाउ फार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपैक्टेड द डिक्लाइन ऑफ, कॉज द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री? तो सर ये किया लेकिन ये नहीं किया. समझ में आया? आंसर राइटिंग की फंडे देता चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते चलना, सिर्फ क्यूए क्यू नहीं है. थर्ड इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म? 10 मार्क्स, है ना? एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी क्या कहते थे, टैगोर साहब क्या कहते थे, नेशनलिज्म के बारे में गांधी जी क्या कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते थे. यू हैव टू टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. सो पर्सनालिटी बेस्ड आ गया एक, देखा आपने, है ना? एक थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप का लिंक करके आ गया, और एक कोर मॉडर्न इंडिया आ गया. समझ में आया? आर एबल टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस? हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पांस टू द colonial oppression? ये देखो नेक्स्ट हेडिंग, colonial रूल का इफेक्ट ट्राइबल्स पे क्या है, विमेन पे क्या है, पेजेंट्स पे क्या है. ऊपर क्या पूछा था? हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज पे, यही तो पूछा बेसिकली. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लिंक कर दिया, लेकिन पूछ तो यही लिया ना कि भाई हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे क्या इंपैक्ट था. एंड द सिमिलर थिंग इज बीइंग आस्क्ड हियर, ट्राइबल्स पे क्या इंपैक्ट था. गॉट इट? व्हाई डिड द आर्मीज, ये मेरे मेंस का सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ माय मेंस, माय सेकंड मेंस फर्स्ट क्वेश्चन. Why did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? Directly from Spectrum, क्या बोल रहा है भाई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें ज्यादा तो इंडियन सोल्जर्स ही थे.
लेकिन वो फिर भी जीत जाते थे इंडियन रूलर्स से। इंडियन रूलर्स के पास बेटर आर्मीज भी थी, ज्यादा नंबर भी था, लेकिन फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत जाती थी। क्यों ऐसा? गिव रीजंस, है ना? Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि since the mid 18th century, अगर 1750 से देखने लगे हम, तो इंडिया में इतने सारे फेमाइन्स जो हैं वो अचानक से क्यों आए हैं? Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Since the mid 18th century. क्लियर है सबको? बात समझ में आई? Trace the rise and growth of the socio-religious reform movements with special reference to Young Bengal and Brahmo Samaj. Socio-religious reform movement, a very important aspect of modern history. जैसे स्वदेशी है, जैसे क्विट इंडिया, ऐसे सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, पूरा चैप्टर है इस पे डेडिकेटेड। सो क्या बोल रहा है कि उसका राइज कैसे हुआ, कैसे आई, सडनली कैसे आ गई, कहां से सोशल रिलीजियस अवेकनिंग हो रही है, और उसका ग्रोथ कैसे हुआ। एंड देन आल्सो गिव स्पेशल रेफरेंस टू टू पर्टिकुलर थ्रेड्स ऑफ दिस मूवमेंट। वन इज द यंग बंगाल एंड द अदर वन इज द ब्रह्मो समाज, Rosio Sahab and the modern men of India. To what extent did the role of moderates prepare a base for the wider freedom movement? Comment. क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? To what extent have you prepared modern India? सर इतनी हुई है, इतनी नहीं हुई है. This is what I have prepared and this is what I have not. To what extent did the role of moderates prepare a base for wider freedom movement? है ना? To what extent, किस हद तक मॉडरेट्स ने एक बड़ी फ्रीडम मूवमेंट के लिए बेस प्रिपेयर किया, एक बड़ी फ्रीडम मूवमेंट के लिए बेस प्रिपेयर किया। Any student who understands a question is always able to give an extra edge writing content. सपोज करो इसी क्वेश्चन में आप जब इसको एड्रेस करो तो आपने बताया कि रोल ऑफ मॉडरेट्स टू प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, मान लो आपने ये एड्रेस कर दिया, and then you go ahead and add a flavor to it that however there were certain factors that made the wider freedom movement inevitable। कि भाई मॉडरेट्स नहीं भी होते तो भी वाइडर फ्रीडम मूवमेंट आ ही जाता। Even if there were no moderates, even if there were the moderates role was not that significant, even then a wider freedom movement was inevitable। जिस बच्चे ने ये फ्लेवर छोड़ दिया दाल में, वही की वही एक्सट्रैक्ट लेके जाओगे उससे बेटर लोकेशन में, है ना? तभी इसने लिखा है ना यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट, else the question could have been what was the role of moderates to prepare a base for the wider freedom movement। बात समझ में आई? मैंने बोला था ना मेंस में हर लेक्चर इज एन आंसर राइटिंग लेक्चर। बात हुई थी शुरू पीवाईक्यू से, चल रही है आंसर राइटिंग पे। बात समझ में आई? Bring out the constructive programs of Mahatma Gandhi during the NCM and the CDM। एनसीएम में क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, सीडीएम में क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, वो बता दो जी हमें, हम चले जाएंगे अपने घर। सिंपल है। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज का इवैल्यूएशन कीजिए, बस हमें एन्यूमरेट मत कर दीजिए। जस्ट डोंट राइट टू अस द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन बट गिव अस एन इवैल्यूएशन ऑफ देम एंड व्हाट वर द लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। भाई शॉर्ट टर्म नहीं पूछ रहे हम, लॉन्ग टर्म क्या था? बंगाल का विभाजन हो गया तो लॉन्ग टर्म में क्या इशू आया? बात समझ में आ रही है? Since the decade of 1920s, the national movement acquired, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये दो तीन बार पूछ चुका है यूपीएससी मेंस में। Since the decade of the 1920s, the national movement acquired various ideological stands and thereby expanded its social base। हर एरा की छोटी छोटी चीजें पूछता है यूपीएससी उठा के। 1920s के एरा में नेशनल मूवमेंट में ऐसे कौन कौन से नए आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स आ गए जिन्होंने सोशल बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया? The revolutionary ideology, the socialist and communist ideology, the
farmers ideology, the laborers ideology, the industrialists ideology, the Gandhian ideology, the no changer versus pro changer ideology, etc 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 etc। कौन कौन से नए आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स आ गए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के सोशल बेस को एक्सपैंड कर दिया। बात समझ में आई सबको? The 1857 uprising was the culmination of recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule। 1750 से लेकर 1857, 1760 से लेकर 1857 के बीच में, from 1750-60 to the 1857, there were a lot of local rebellions that happened, specifically given in your spectrum. Correct answer to that question. Linkages between Indian Renaissance and the emergence of national identity। 19th सेंचुरी में इंडियन रेनाइसा का इमरजेंस हुआ, उसको लिंक करो कि कैसे उसकी वजह से नेशनल आइडेंटिटी का इमरजेंस हुआ। यही क्वेश्चंस हैं बस जो एक यूपीएससी के पेपर को बाकी पेपर से डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज नॉट आस्किंग यू व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द इंडियन रेनाइसा मूवमेंट, नो, इट इज आस्किंग यू कि भाई इंडियन रेनाइसा मूवमेंट आने की वजह से भारत में नेशनल आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ कैसे, ऐसा क्या मिल गया। ठीक है। And as and when I said that I like this question because it is repeated, then ladies and gentlemen, link करिएगा 11th question को 14th question से। Many voices that had strengthened and enriched the national movement during the Gandhian phase, elaborate। बात समझ में आ गई सबको? Many voices, ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड ही तो वॉइसेस थी। इन्होंने स्ट्रेंथन भी किया गांधीन फेज को, एनरिच भी किया। स्ट्रेंथन क्यों किया? क्योंकि सोशल बेस को एक्सपैंड कर दिया। अदर रीजंस। एनरिच क्यों किया? क्योंकि जितने लोगों की बातें पता चले, जितने आइडियोलॉजीज पता चले, उतना बढ़िया, उतना इंक्लूसिव समाज, उतना इंक्लूसिव नेशनल मूवमेंट रहेगा। आई बात समझ? Assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s। ब्रिटिश इंपीरियल पावर का क्या रोल रहा है? 1940s में शांति से पावर ट्रांसफर हो सकती थी, बट उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया उस प्रोसेस को। तो उस पूरी चीज को असेस करो। ये जो भी बच्चा है इंडियन लीडर, ये काफी देर से परेशान है। आई गेस आपके नेट में इशू है सर, क्योंकि और किसी बच्चे की कंप्लेन आ नहीं रही है। नहीं तो अभी तक आपको समझ में आनी चाहिए बात कि पूरा चैट बॉक्स भर जाता है ना। यू टू अंडरस्टैंड दिस दैट देयर इज सर्टेन इशू इन योर नेटवर्क इटसेल्फ। क्योंकि और किसी भी बच्चे को आ रही होती तो वो बताते हो। जब मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज कैसे आ रही है तो बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत अच्छी आ रही है ना। तो थोड़ा एक बार अपनी तरफ का नेट भी चेक कर लो या ईयरफोन्स वगैरह चेक कर लो। सर whenever I read a question I feel that I know nothing about the question। परफेक्ट यार, यही बच्चा चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। कल को जाके ज्ञान तो नहीं देंगे कि हमें सब कुछ आता था जब कौन कर ज्वाइन किया। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके ठीक है। 16th क्वेश्चन। Why indentured labor was taken by British from India to their colonies? Have they been able to preserve their cultural identity over there? इसको भी आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में काउंट कर सकते हो। थोड़ा सा मॉडर्न से लिंक होकर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है ना, इसलिए हल्का सा ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, बात समझ में आई? बाकी देखो ये सब क्वेश्चंस देखो। न्यू ऑब्जेक्टिव्स, ये हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी 11 मैं कह रहा था ना, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। रुको 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 रुको, रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। क्वेश्चन 11, 14 एंड 20 लिंक करो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस of new objectives that got added to the vision of Indian independence since the 20s of the last century। जो पिछला दशक, जो सॉरी पिछली शताब्दी, पिछला शताब्दी जो बीत गई है, मतलब 1900 टू द 20th सेंचुरी, उसके उसके 20s में, उसके स्टार्टिंग के 20s वाले टाइम पे 1920s में कौन से नए ऑब्जेक्टिव्स ऐड हो गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस के विजन में? बात समझ में आ गई? तीन चीजें लिंक होती हुई दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 11।
1920s में कौन से नए आइडियोलॉजिकल स्टैंड आए? क्वेश्चन नंबर 14। गांधीयन फेज में कौन से नए वॉइसेस आई? क्वेश्चन नंबर 20। नए ऑब्जेक्टिव्स क्या आ गए 1920s में? समझ में आ गया सर? क्लियर है? गॉट इट? क्लियर सबको? ठीक है। बाकी देखो वही है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट इंडस्ट्री जो है वो कैसे क्रिपल कर गई, मॉडरेट्स जो है वो कैसे कैरी कन्विक्शन नहीं कर पाए, है ना, नेशन को नहीं समझा पाए अपने आइडियोलॉजी, अपने पॉलिटिकल गोल्स के बारे में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तो क्वेश्चन इसने पूछा था कि मॉडरेट्स का कितना हाथ था आगे के सोशल बेस को एक्सपैंड करने में या वाइडर फ्रीडम मूवमेंट बनाने में। सो सिमिलर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड हियर कि वो फेल क्यों कर गए, तो उसी का एक कोरोलरी है वो दूसरे वाला क्वेश्चन। बात समझ में आई सबको? सर हाउ विल आई गेट ओवर दिस आंसर राइटिंग फोबिया? जब मैं अपने सामने बैठ के लिखवाऊंगा तो ओवरकम कर जाओगे, जब मैं सिखाऊंगा लिखना तो ओवरकम कर जाओगे। अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया है यार। अभी तो ओरिएंटेशन ही ले रहा हूँ। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो और इलाज सुनने में डर लगे तो तब इलाज बेहतर होता है ना, कि अरे यार ये ऑपरेशन ही कर देंगे पूरा। बस वैसी ही बात है। 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी मींस 1920s यार। निकी बूस्टर। ओके। क्लियर? और ये लगता है कॉपी पेस्ट हो गया 2 बार 3 बार। ये एक ही क्वेश्चन है ना? Explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards India। 1857 की वजह से ब्रिटिश पॉलिसीज में क्या इवोल्यूशन है, क्या चेंजेस है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है। Then women's questions arose in modern India as part of the 19th century social reform movement। What are the major issues and debates concerning women in that period? है ना? उस पर्टिकुलर पीरियड में 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पे क्या क्या मेजर इश्यूज और डिबेट्स थे वुमेन के आसपास, वुमेन को लेके। गॉट इट सर? समझ में आ गया? चलिए, लेट अस लुक एट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। बहुत छोटे से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। ये मैंने उस दिन बताया था आपको, इसमें कोई बहुत ज्यादा नया नहीं आया है। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैव बीन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी। डिस्कस विद एग्जांपल्स। मिड 19th सेंचुरी अगर उठाओ, 1850s के टाइम से उठा लो अगर, तो स्टेट्स का रिओर्गनाइजेशन, टेरिटरीज का ऑर्गेनाइजेशन ऑन पॉलिटिकल लाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस हैव बीन अ कंटीन्यूअस थिंग। कभी आप बर्मा को अलग कर रहे हो, कभी आप बंगाल को बाइफरकेट कर रहे हो, उसका विभाजन कर रहे हो, कभी आप इधर पंजाब को थोड़े टाइम के लिए इधर कर रहे हो, तो एंड देन इट हैज बीन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस टिल डेट, है ना? टिल डेट कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस आज तक ही चल रहा है। अभी रिसेंट में आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था, तो अभी तक ही चल ही रहा है। सेकंड क्या है? एड्रेस असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में जितना कंट्री। तो ये आया रीऑर्गेनाइजेशन पे, ये आया कंसोलिडेशन पे। महात्मा गांधी आज के वक्त के बारे में क्या सोचते थे? मेरे को लगता है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में रखा जाना चाहिए। यू कैन कीप दिस इन मॉडर्न इंडिया। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी रख सकते हो, बट ठीक है, मॉडर्न इंडिया में भी रख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को। गॉट इट? डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगर हम और नई स्टेट्स बनाए तो क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है ना? क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है? तो इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो अभी तक स्टेट्स बनाई उनसे कुछ इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ है क्या, और कितना। क्योंकि यू कैन नॉट से ना कि 50 स्टेट्स बना दो काट पीट के। So there has to be some particular parameter criteria regarding the economic thing. Has the formation of linguistic states strengthened the cause of Indian unity? Linguistic states कितनी सारी बनाई गई है ना, right from the starting. Clear? Got it? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट आया था उसके एक्सपीरियंस और उसकी चीजों को हेल्प लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम की थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी,
उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट क्या बनाया, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नहीं होता तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट हैव बीन मेड, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वाज नॉट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। बात समझ में आ गई सर? क्लियर है? दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो हमने देखा होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बस हमें कंसोलिडेशन पढ़ना है, एक रिओर्गेनाइजेशन पढ़ना है, एंड वी आर डन विद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यही आता है यहाँ से। इसके बियॉन्ड जो भी आएगा वो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक होकर आएगा, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से लिंक होकर आएगा, आता ही रहेगा। All right, let's move to the last section of history, world history. History of the world will include events from 18th century, है ना? इसमें क्या क्या पूछ सकता था इसने? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिडोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political socialism, like communism, capitalism, socialism, their forms and effect on the society. पढ़ा लूं सर पहले, तब डाउट एड्रेस कर दूंगा। ये ट्रिवियल वाले पहले पढ़ा लूं एक बार, है ना? क्योंकि डाउट एड्रेस करते हैं तो बाकी बच्चों का भी टाइम जाता है, तो पहले हम पढ़ा लेते हैं एक बार। ओके, let us have a look at the question that came in 2024. How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? यह किस हद तक कहना सही होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो बैलेंस ऑफ पावर की प्रिजर्वेशन के लिए लड़ा गया था, है ना? हाउ फार इज इट करेक्ट टू से, ये बस याद रखना है आपको, है ना? हाउ फार इज इट करेक्ट टू से मतलब कुछ और भी तो एजेंडा रहे होंगे। सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर की प्रिजर्वेशन के लिए पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया क्या? कुछ और भी तो एजेंडाज रहे होंगे सर। रेलवेज जब दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हुई, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई, तो क्या सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट आए? अब हमें तो पता नहीं है, तो कभी किसने नहीं पढ़ा है, तो सिलेबस में भी नहीं दे रखा है, फिर भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू वी डू? सॉरी, बात समझ में आई? रेलवेज का डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड पे क्या सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट आया? नो बडी न्यू द आंसर। आज तक भी किसी को आंसर नहीं पता है, किसी भी बुक में नहीं मिलता है ये स्टैंडर्ड, बट स्टिल आंसर किया जाता है। कैसे किया जाता है सर? मैड के थ्रू किया जाता है सर। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से रिपीट हुआ है, क्योंकि कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन हो रहा था ना, तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको काउंट करते हैं। तो एग्जामिनेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का है या पोस्ट इंडिपेंडेंस का है। There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Evaluate this statement. Evaluate this statement. ये नहीं कह रहा एक्सप्लेन, डिस्कस, कमेंट, नहीं, क्या बोला ना? तो देखो देखो, डिस्कस, कमेंट, एक्सप्लेन, एनालाइज, ये सब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब ये इवैल्यूएट, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ये समझ आते हैं तो मुद्दा फंसता है। There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars, between World War One and between World War Two. There arose serious democratic challenges. भाई, डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम जो है उसको सीरियस चैलेंजेस आ गए। कौन से हैं वो चैलेंजेस जो डेमोक्रेसी को चैलेंजेस आ गए बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स? और इसको कोई इवैल्यूएट भी करना है तो कोई भी बताना है कि चैलेंजेस आए थे लेकिन स्टिल कुछ जगह पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही थी। क्लियर है? एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। देख रहे हो, सिर्फ एनालिटिकल क्वेश्चन। ये नहीं पूछा व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नहीं। व्हाट इज इट आस्किंग? इट इज आस्किंग दैट व्हाट, हाउ द अमेरिकन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसा क्या सिखा दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कि आज एक मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? द मॉडर्न वर्ल्ड इज वन व्हिच इज फुल ऑफ रैशनलिज्म, लॉजिक, वेयर eccentricism, where superstitions do not have a place, where human dignity is the paramount thing, where there is rule of law. तो कैसे ये चीजें अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिखा दी हमें? दैट इज द क्वेश्चन।
समझ में आया सबको? What problems are germane? What problems are germane to the Delhi decolonization process in the Malay Peninsula? है सर, ये क्या बोल रहे हो? यस सर। वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उठ खड़ी हुई? What were the problems that got a center point when the Malay Peninsula was being decolonized? जब वहां से colonial power छोड़ के जा रहे थे। तो ऐसे टाइम पे व्हाट प्रॉब्लम्स अकर्ड, कौन सी दिक्कतें आई? अब हमें तो पता नहीं, हमें तो आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि मलय पेनिनसुला कहाँ है। बात समझ में आ रही है? फिर उसका डीकोलोनाइजेशन तो बिल्कुल नहीं पता हुआ कब हुआ था, बट स्टिल इस क्वेश्चन को आंसर करना है। 10 मार्कर्स का है, इट्स 10 मार्क का, 10 मार्क्स का है। ये बाउंसर क्वेश्चंस को कैसे हुक करना है सवाब की तरह, वही तो सिखाएंगे मैड में सर। इसी क्वेश्चन का तो एग्जांपल दे रही थी आपकी एयर वन जब यहीं पे आई थी। यही तो सिखाएगी मैड में आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बाकी ये दोनों क्वेश्चंस भी देखो डुएबल है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर? जर्मनी की वजह से क्यों हुए वर्ल्ड वॉर, ये बता दो जी। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई ये प्रौद्योगिकी या औद्योगिक क्रांति? डिस्कस द quality of life of the people there during the industrialization. How does it compare with that in India at present times? जब वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो लोग कैसे रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था उनको, आज के कंपेयर करोगे तो कैसे लगेगा? मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? So that's it from the history section. These were the PYQs from culture, modern, post-independence, and world history. समझ आया सबको? It took us 1 hour to just read the question. समझ में आ रही बात? सिर्फ पढ़ने पढ़ने में 1 घंटा लग गया। ओके टेल मी नाउ, अब बताओ आपके क्या डाउट्स है, मैं डाउट्स लेता हूँ पहले। सर 2013 उससे पहले कभी डालिए ना, तो आप कंपाइल करके दो इंजीनियर, फिर हम देंगे बच्चों को। आई थिंक 10 इज मोर देन, इसलिए हमने 10 का डाला है। प्लीज एक्सप्लेन इंग्लिश सर, आई हैव ऑलरेडी ओनली एक्सप्लेन इन इंग्लिश द एंटायर थिंग। हिंदी वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। थैंक यू फॉर द सेशन सर, फाइनली थिंग्स हैव स्टार्टेड टू मेक सेंस। थैंक यू सो मच नीरज। प्लीज टेक वन सेशन ऑन ऑप्शनल प्रिपरेशन। हाँ जी, नेक्स्ट सेशन में वही लूंगा मोस्ट प्रोबब्ली। आई टेक अ सेशन ऑन ऑप्शनल प्रिपरेशन द 5 पॉइंटर्स। Getting problem recalling exact content because you have not revised it. You will have to revise it and make short notes out of it, and then you will be able to recall these in your answers. मोहित दोबारा पूछ लो, क्या डाउट है? ओके कॉपी, एक क्वेश्चन को 4 बार भेजोगे तो मैं आपको टाइम आउट कर दूंगा। एक क्वेश्चन को एक बार भेजना है। सर आई थिंक ऑफ हिस्ट्री आई गेट स्कैर्ड, डोंट नीड, यू डोंट नीड टू बी वरीड यार। मैं खुद हिस्ट्री, आई डोंट लाइक रीडिंग हिस्ट्री अलॉट, बट आई स्टिल गॉट अ वेरी गुड स्कोर इन जीएस वन, सो चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा चीज। इज अपसर्च इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद बुक? सच बताऊं, अगर बिल्कुल सब कुछ साइड रख के अगर सच बताऊं तो यस इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब टेस्ट सीरीज कभी तो प्रैक्टिस करोगे ना। कब करोगे आप अपने दिमाग में बस ये लगा लो, कब करूंगा मैं, अगर अभी नहीं करूंगा तो। जीएस ऑप्शन पे हो जाएगा। इंग्लिश में ही सेशन करना जैसे आज था, प्लीज शुड बी यूज एडवांस इंग्लिश इन आंसर राइटिंग। नो नो नीड। आप सर्च इसका डिटेल शेड्यूल कुछ नहीं है, जो कॉन्कर का शेड्यूल है वही शेड्यूल है आप सर्च का। जैसे पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हिस्ट्री का सेक्शन होगा, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी का सेक्शन होगा, सोसाइटी का तो सोसाइटी का सेक्शन, पूरा जीएस वन खत्म तो जीएस वन का एफएलटी। दैट इज द सिंपल थिंग, वी विल लिंक कॉन्कर एंड अपसर्च टुगेदर। सर डू वी हैव टू मेक सेपरेट नोट्स? व्हेन आई विल टेक द लेक्चर देन आई विल टेल यू हाउ टू मेक नोट्स, डोंट वरी। सर आई हैव zero idea on how to write answers, it's okay, I'll teach that. सर आई हैव नॉट डन मैड, अच्छा नहीं, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, हाउ टू डू इट विद द प्रोग्राम। जब आपको अभी टास्क दिया जाएगा ना, जैसे अभी एंशिएंट हिस्ट्री का कल्चर का टास्क दिया गया था, ऐसे मॉडर्न का टास्क दिया जाएगा, मिडाइवल का टास्क दिया जाएगा, आप तब वो करते जाना।
रोज के 2 घंटे निकालो, करना शुरू करो, अगर और कुछ नहीं कर रहे हो तो। ओके हिमा तेजा, इट्स ओके विजेता, डोंट नीड टू रिमेंबर थिंग्स नाउ। अभी तो मैं आपको ओपन बुक टेस्ट कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ऐप लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? वंस वी डू अवे विद द टेक्निकल इश्यूज विल स्टार्ट दैट। आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। हाँ सौरभ, बिल्कुल मेन चीजें करा देंगे, डोंट वरी। हाँ, अगर किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकता है। पहली बार पीओक्यू कैसे पढ़ते हैं समझ में आया, गुड गुड, अभी बहुत चीज समझ में आएगी, वेरी गुड। दीज बुकलेट्स आर सफिशिएंट, इनके अलावा जो हम आपको आइडियल आंसर्स देंगे और वो मतलब इंटीग्रेट कर लोगे आप, मैथ इंटीग्रेट कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। बाकी प्रीलिम्स के टाइम पे जो आप कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे, वहां से कुछ छोटे छोटे नोट्स निकलेंगे, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना भी हो तो वहां से ऐड हो जाएगा। कौन कर में क्या मेथोडोलॉजी होगा, आई ऑलरेडी क्लियर्ड इन द ओरिएंटेशन सेशन, काइंडली वॉच दैट लेक्चर नंबर 1। हिंदी वाली पीडीएफ मोस्ट प्रोबेबली, मैंने बोल तो दिया था टीम को, तो 27 तक आ जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ट्यूसडे तक आ जाएगी, और आगे की टाइम से रहेगी, डोंट वरी। orientation on optional might be taken by me on Monday maybe. Let's see. Or maybe I'll record it tomorrow and I'll put it. देखता हूँ, मैं बता दूंगा, I'll update on that. बट अभी ले लूंगा, इसी वीक में, अपकमिंग वीक में ले लूंगा। Yes, yes, short notes will have to be, मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं। When I'll take the session, I'll tell you how to make short notes out of those particular things. मैं सिखाऊंगा वो चीज, बनवा भी दूंगा साथ साथ, don't worry। कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है शिवम, 6 महीने आपके पास है कंटेंट कवर करने के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स 3-4 घंटे भी देंगे तो भी हो जाएगा यार। सर प्लीज फिक्स अ टाइम फॉर क्लास, बिल्कुल सही बात है दीपशिका की, कंप्लीटली वैलिड पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। हमने 11 की फिक्स कर रखी है यार, बट द पॉइंट इज दैट अभी हमारा वो जो नया वाला क्लासरूम कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो फॉर दैट समटाइम्स टू टेक आउट टाइम टू गो देयर एंड डू द अरेंजमेंट्स। इसलिए कभी कभी क्लास डिले होती है, बाकी आज तो इसलिए हुआ कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया। लैपटॉप से यूट्यूब पे क्लास आती है, लैपटॉप से लाइव जाते हैं, तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, दैट इज आई कैन आई कुडंट टेक क्लास एट 11 एंड आई कुडंट टेक क्लास ऑन द बोर्ड, दैट इज आई हैड टू टेक क्लास फ्रॉम माय टैबलेट। बट वो गया हुआ है ठीक होने, तो आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक हो गया। 11 AM ही है आपकी क्लास, डोंट वरी। हाँ, एक ही अकाउंट में लॉगिन होगा आपका, दो जगह नहीं, दो डिवाइसेस में लॉगिन नहीं होगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। विल वी गेट टारगेट्स डेली? हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा। अब सर्च भी हिंदी में अवेलेबल है क्या? यस। What you can do is, if you have not studied anything basic, हालांकि पढ़ना चाहिए था आपको, but if you have not studied anything basic, what you can do is, you can simply take the standard book and you can start reading it alongside what we are teaching you, है ना? तो आप उसको साथ साथ में पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? दैट इज व्हाट यू कैन डू। सो फॉर एग्जांपल दी, यू कैन पिक अप द एंशिएंट की बुक, मेडाइवल की बुक, क्योंकि बेसिक्स तो आने चाहिए, मैंने सबसे पहले बोला था कि बेसिक, थोड़े से बेसिक पता होने चाहिए आपको। सो इफ यू हैव नॉट कवर्ड द बेसिक, जस्ट पिक अप द बुक्स, तभी तो कवर करोगे ना, अभी कवर कर लो, इतना टाइम मिल तो रहा है अभी। जस्ट पिक अप द बेसिक्स एंड स्टार्ट रीडिंग देम। आपका होमवर्क आज ये है कि आप, अच्छा मैं टारगेट्स डालने शुरू कर दूंगा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आई गिव यू टारगेट्स ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, ओके? हम आपका साथ साथ ही कैसे आपको एंशिएंट वेंशिएंट कवर करना है बता दूंगा। मैं आज आपको टारगेट्स दूंगा, ओके? लेक्चर विल बी ऑफ एट मैक्स 2 से 2.25, 2.5 मैक्सिमम 2.5। चलिए फिर, आई गेस द डाउट्स आर डन, जितने रेलेवेंट डाउट्स हमने एड्रेस कर दिए। अभी कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट यार।
नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू कॉन्कर के नोट्स। कॉन्कर के अपने नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। उसमें कुछ और ऐड करना है तो वो आप बाकी सोर्स से करोगे, बट उसको रिप्लेस नहीं करोगे। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर खुद से कर सकते हो आप, 40 मिनट्स एट मैक्स। यू डोंट नीड टू डू न्यूज़पेपर मोर देन दैट। लैपटॉप में वो ऐप को फिगर आउट कर रहे हैं, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं अगर, तो उसको फिगर आउट कर रहे हैं, तब तक आप अपने फोन पे देख सकते हो लेक्चर्स वगैरह, अगर वहाँ पे नहीं चल रहा है तो। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज एक बार यूर स्टूडेंट हेल्पलाइन पे कन्वे करना। अगर लैपटॉप में आप चलाते हुए प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने हेल्पलाइन पे कन्वे करना। द टेक्निकल टीम विल कॉल यू एंड सॉर्ट इट आउट फॉर यू। चलिए फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई सी यू वेरी सून इन अनदर लेक्चर। कल आपका नहीं है तो मैं आपको टारगेट्स दे के रखूंगा, आपको उतना पढ़ के आना है, ठीक है। वो आपको रिवाइज करके आना है क्वेश्चन। चलिए, फॉर नाउ, thank you so much for attending the lecture. I hope it was helpful. The PDF is already on your channel. It will also be provided on your portal. Take care, all the best. I'll see you again very soon.